अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले हफ्ते ही हुकूमत से अमली तौर पर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, मगर वफाकी हुकूमत मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम के बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर रही है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल काबीना इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने की अपील की थी, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद करते हुए एक बार फिर एहतजाजी सियासत की तरफ लौटने पर गौर शुरू कर दिया है। जिसके बाद आज भी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रात 12 बजे तक भी आ जाए या बाद में भी आ जाए तो हम उनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफ़र की है, ये ऑफ़र जो है ये फॉर ऑल टाइम्स है। जब भी वो हमारे साथ बैठ के इस मुल्क के मुफाद में, इस मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना चाहें, हम उनके लिए तैयार हैं बात करने के लिए। अगर आप फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं इन वाक़यात की, तो बड़ा बेहतर तरीका है कि एक पार्लिमानी कमीशन जो है वो तश्कील दिया जाए। तो ये हमारी तरफ से ऑफ़र थी, उनका मुतालबा जुडिशल कमीशन का था। अगर वो 28 तारीख को आते, बैठते या अब भी बैठें तो इसके ऊपर बात हो सकती है। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात ख़त्म करने के फैसले पर तनकीद करते हुए कहा है कि यकतरफा तौर पर मुज़ाकराती अमल से निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न सिर्फ गैर सियासी और गैर जमहूरी सोच का मुजाहरा कर रही है, बल्कि अपने मुतालबात के हवाले से अच्छा मौका भी ज़ाया कर दिया। उनकी एक गाड़ी तो छूट गई है, अब उन्हें वसीतर मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की ताज़ा पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी हुकूमत तो मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की पेशकश कर रही है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए अब अपोजिशन जमातों के दरमियान ग्रैंड अलायंस और एहतजाज के ऑप्शन की तरफ देख रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कल प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑफर को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने जा रही है। अहम बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जो कमेटी बनाई थी वो भी तहलील कर दी है और अब उस कमेटी को राब्ता कमेटी का नाम दिया जा रहा है, जो अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तश्कील के लिए काम करेगी। जबकि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ, जिसके एलामिये के मुताबिक आज के इजलास में 8 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज में तबादला ख्याल और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है और आइंदा चंद रोज़ में सियासी सरगर्मियों का बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। अहम बात यह, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पिछले हफ्ते अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को पार्टी का सूबाई सदर बनाया था और ओहदा संभालने के बाद जुनैद अकबर ने होम्योपैथिक रहनुमाओं को साइडलाइन करके हार्ड लाइनर्स को सामने लाने की बात की थी। जबकि आज एक जलसे से खिताब में जुनैद अकबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली से मुतल्लिक जहराना ऐलानात किए हैं। जुनैद अकबर ने कहा है कि 9 मई के बाद जिसने हमारे वर्कर्स को रुलाया, मैं वादा करता हूं कि उन सबको रुलाऊंगा। मैं गायब हो गया, मेरा राबिता आपसे कट गया। जो भी वजूहात हो आपको मैं आज से बताता हूं कि शांगला के, कोस्तान के और बटाग्राम के लोग हैं जो वो शायर रेशम बंद करेंगे उस दिन तक जब तक खान न निकलेगा। मैं आपको बताऊं कि फाटा के जो लोग हैं, जो अफगानिस्तान का रास्ता है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसी दिन उसको बंद कर देंगे। मैं नौखार और पिशावर के वर्कर्स को आज से ये बताना चाहता हूं कि आप तैयारी पकड़े। जिस दिन खान साहब ने हुक्म दिया आप जो ये अटक पुल बंद कर देंगे अपने हुदूद में। मुझे खान ने किसी शादी पे ढोल बजाने के लिए सूबाई सदर नहीं बनाया है। जुनैद अकबर कह रहे थे कि वो गायब हो जाएं तो कारकुनान शायर रेशम, अटक पुल, मोटरवे और अफगानिस्तान से आने वाली सड़कें बंद कर दें। अब देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई एक बार फिर एहतजाज का रास्ता अपनाएगी और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर सोलो फ्लाइट लेगी या अपोजिशन की दीगर जमातों को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब होगी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं को यह भी उम्मीद है कि वो इस तहरीक में मौलाना फजल रहमान को भी अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे और खबरें हैं कि 3 रोज पहले होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत भी दी थी। जबकि आज JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के सवाल पर कहा कि मुज़ाकरात करना या ना करना उनका अपना मामला है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के वक्त अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा है कि वो चाहते हैं इमरान खान रिहा हो, लेकिन ऐसा होता देख नहीं रहा।
इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने आज हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा पीका एक्ट में तरमीम की जल्दबाजी में मंजूरी पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्होंने पीका एक्ट पर सदर मुमलिकत से फ़ोन पर राब्ता किया। सदर मुमलिकत ने इत्तफाक किया कि वो सहाफ़ियों से तजावीज़ लेंगे, मगर तजावीज़ लेने से पहले ही वो बिल पर दस्तखत कर चुके थे। नया कानून पीका पास हुआ है, इस एतबार से मैंने सदर मुमलिकत से फ़ोन पर राब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि आप दस्तखत न करें और उनसे साथ आप राब्ता करके उनकी तजावीज़ दे लें उनसे। मुझसे उन्होंने इत्तेफाक किया और ये भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब अब पहुंचे हैं और एक आध दिन में मेरे पास पहुंचने वाले हैं। मैं उनकी जिम्मेदारी लगाता हूं कि वो सहाफ़ियों के साथ राब्ते में आ जाएं और फिर उनके कुछ जो तजावीज़ होंगी वही मैं फिर गवर्नमेंट को भेज दूंगा कि उसमें आप शामिल करें। लेकिन सुबह होती ही देखा कि उन्होंने दस्तखत भी कर दिए। मौलाना फजल रहमान पीका एक्ट के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से गलत बयानी की बात कर रहे हैं और इस कानून के खिलाफ आज मुल्क भर में सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से यौम सियाह मनाया गया। जबकि इस पूरे मामले में जहां नून लीग के किरदार पर कई सवालात उठ रहे हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार भी मशकूक रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा बिल की मंजूरी से पहले तक तो सहाफ़ियों को इस कानून पर हिमायत का यकीन दिलाते रहे, मगर चाहे कमेटी हो, कौमी असम्बली या सेनेट, हर मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल की हिमायत की और आखिर में सदर आसिफ अली जरदारी ने भी सहाफ़ियों से तजावीज़ लिए बगैर जल्दबाजी में इस बिल पर दस्तखत करके इस मुतनाज़ा बिल को मुल्क का कानून बना दिया है। और अहम बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खुद को शहरी आज़ादियों, आज़ाद मीडिया और इंसानी हकूक़ का अलमबरदार कहती है, इसी पीपल्स पार्टी ने पिछले 1-1.5 साल में हर मुतनाज़ा बिल की मंजूरी या शहरी आज़ादियों को छीनने वाली कानून साजियों में हुकूमत का साथ दिया है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पर पीपल्स पार्टी खामोश रही। हसास एजेंसियों को शहरियों का कॉल्स रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी गई, उस पर भी पीपल्स पार्टी खामोश रही। इस्लामाबाद में गैर कानूनी एहतजाज पर शहरियों को 3 साल की कैद सजा सुनाने का मुतनाज़ा कानून पास हुआ, उसकी पीपल्स पार्टी ने हिमायत की। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम का क्रेडिट तो खुद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लेते हैं, जबकि माजी में पीका एक्ट को गलत कहने के बावजूद पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत से ही पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरमीम मुल्क का कानून बन चुकी है। दूसरी तरफ पिछले 2 साल के दौरान मुल्क में होने वाली मुतनाज़ा कानून साजियों और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन में होने वाली धांधली, पिछले 18 माह से जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुसलसल अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहा है, मगर इंसाफ ना मिला। इमरान खान ने अडियाला जेल में खुद से जारी सलूक पर लिखा कि 3 से 8 अक्टूबर तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई, अपने सेल से बाहर जाने और वर्जिश करने पर पाबंदी लगाई गई, गैर मेयारी खाना दिया गया जिससे उल्टियां आती रही, अखबारात और टीवी का सिलसिला भी बंद किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरे हाई कोर्ट से जज की मुंतकिली और उस जज को चीफ जस्टिस तैनात करने के इतलात पर हाई कोर्ट जजेस का एक अहम खत भी सामने आया है, जिस पर प्रोग्राम में आगे जाके तफसील से बात करेंगे, मगर पहले बात करते हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी से। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इरफान साहब, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि जुडिशल कमीशन तो नहीं, पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं जिसमें तहरीक इंसाफ 26 नवंबर के जो तहकीकात चाहती है, फैक्ट फाइंडिंग चाहती है, वो भी हो जाएगा। जो 2014 में धरना हुआ उसके हवाले से भी तहकीकात हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको मुस्तरद कर दिया है। कल उन्होंने कमेटी भी तहलील कर दी और कहा है कि ये जो कमेटी है ये राब्ताकारी का काम करेगी और तमाम अपोजिशन पार्टीज को वो यकजा करके आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। मामला ये है कि वज़ीर आज़म की पेशकश अपनी जगह, ज़ाहिर है कि ये एक और कोशिश थी कि शायद वो मुज़ाकरात की मेज़ पे एक बार फिर आ जाएं और उसका सिलसिला थोड़ा हम वसी कर लें, लेकिन वो 23 जनवरी को एक फ़ैसला कर चुके थे। अपनी जो डेडलाइन थी हमारे 28 जनवरी की, उससे 5-6 दिन पहले फ़ैसला कर चुके थे। उन्होंने ना उसका इंतज़ार किया, ना अपनी 31 जनवरी वाली डेडलाइन का इंतज़ार किया। वो एक फ़ैसला किए बैठे थे कि मुज़ाकरात को आगे नहीं लेके जाना, तो वो मुज़ाकरात से निकल गए, बग़ैर कोई वजह बताए निकल गए। हमें कोई आके बताते जी कि ये रीज़न है, हम इसलिए जा रहे हैं, कमीशन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये तो उन्हें मालूम भी नहीं था। अभी तो हमारी जो जवाब था उनके मुतालबात का वो उनके सामने आया भी नहीं था और यकलख्त मेरा ख्याल है कमेटी से भी कोई मुशावरत नहीं हुई। उनकी जो अपनी कमेटी थी उससे कोई इनपुट नहीं ली गई और उधर से खान साहब ने
अली गौहर को कहा कि जी आप बाहर जाके ऐलान कर दें। अली गौहर साहब ने बाहर आके ऐलान कर दिया और मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। ये उनकी अपनी कमेटी के लिए भी उतना ही अचंबा था जितना हमारे लिए मीटिंग था। हो जाती तो जो इन राइटिंग आपने जवाब देना था वो वही जवाब होता जो कल शहबाज शरीफ साहब ने दिया है कि पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं इस पर। देखिए ये जवाब होता या इससे मुख्तलिफ होता, ये तो वो बैठते तो देखते। देखिए जो मसवदा होता है, मसलन हम जो लेके गए थे, एक दस्तावेज़ लेके गए थे, वो ये नहीं थी कि ये हरफ आखिर है, वो तो हरफ आखिर ले आए जी ये मुतालबात है। हमने उसमें बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी। हमने कहा ये चीज़ें मान ली जाएं और कमीशन के हवाले से हमारे वकला की एक राय है, बड़ी दो टोक राय है, हमारे वकला नहीं बल्कि तमाम सीनियर वकला की राय है कि जब मामला अदालतों के अंदर चला जाए, कोई भी केस चला जाए, तो उसके ऊपर आप पैरेलल एक कमीशन नहीं बना सकते। ये एक राय है। हमने इसको भी ओपन रखा है, इस पर हमने कोई रेड क्रॉस नहीं लगाया था, कोई सुर्ख दायरा नहीं लगाया था। हमने कहा कि चले वहाँ जाके डिस्कस करेंगे और कहेंगे जी कि आपके भी वकला आ जाएं, हम इस पे भी देखते हैं कि कितना हम आगे आ सकते हैं और कितना आपकी डिमांड के करीब हम जा सकते हैं। तो ये गिव एंड टेक होता है, अफहम व तफहीम होता है, तराश खराश होती है। लेकिन इरफान साहब अगर मामला जो है आप मामला अगर आपकी अदालत में है तो जुडिशल कमीशन कैसे बन सकता है एक पैरेलल जुडिशल कमीशन? तो फिर पार्लिमानी कमेटी ने क्या तहकीकात कर लेनी थी और उसमें से क्या निकलना था? ऐसा मैं ये कह रहा हूँ कि कमीशन के हवाले से भी हम उनकी जो राय है या उनके वकला का जो मौक़िफ़ है हम सुनते, शायद हम उसके करीब तर चले जाते। बाकी रह गया पार्लिमानी कमेटी का। पार्लिमानी कमेटी में हम बहुत से अच्छे तजर्बात भी हुए हैं। हमने 18वीं तरमीम की है पार्लिमानी कमेटी ने मिलके, इसके अलावा भी बहुत से काम हुए हैं। हमने और पीपल्स पार्टी ने मिल बैठ के कमेटी बना के हमने मिसाक जमहूरियत किया है। जब पार्लियामेंट बैठती है और उसके अरकान बैठते हैं तो कोई ना कोई नतीजा निकल आता है। बात यह है कि एक मौजू को बंद कर देना या किसी न किसी फोरम पे उसको डिस्कस करना, दोनों में से एक का इंतखाब करना चाहिए ना। उन्होंने तो चैप्टर ही क्लोज़ कर दिया, हमारी कमेटी का भी कर दिया, वज़ीर आज़म की पेशकश का भी फिल फौर कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि सियासतदानों के दरमियान मुज़ाकरात चाहे कितनी ही तलखियाँ हों, मौक़िफ़ कितने ही एक दूसरे से दूर या मुतसादम हों, क्या रास्ता है मुज़ाकरात के अलावा? ये डी चौक में तो हल नहीं होगा, ये 9 मई से भी हल नहीं होगा, ये किसी और तहरीक से भी हल नहीं होगा, ये रास्ते बंद कर देने से भी हल नहीं होगा। आपने बिलाखिर मुज़ाकरात करने हैं, आज करें, कल करें, 10 दिन बाद करें। आपको ये हकीकत मान लेनी चाहिए कि सियासत और जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर सिवाय मुज़ाकरात के कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मुझे इरफान साहब मुझे बताइएगा, जब कल वज़ीर आज़म ने इसकी मिसाल भी दी कि 2018 में जब नून लीग शिकवा कर रही थी कि धांधली हुई इलेक्शन में, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि उस वक्त इमरान खान ने कहा कि हम कमेटी बना देते हैं और उस कमेटी का एक इजलास हुआ। लेकिन उस वक्त कमेटी इसीलिए तहरीक इंसाफ ने बनाई ना, और वो जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि 2018 में रिगिंग के हवाले से पीटीआई के पास छुपाने को बहुत कुछ था। इस वक्त क्या आप लोग कुछ छुपाना चाहते हैं 26 नवंबर के हवाले से या 9 मई के हवाले से, जो आप कह रहे हैं कि नहीं कमेटी बना लेते हैं, जुडिशल कमीशन पर नहीं जाएंगे? हम कुछ नहीं छुपाना चाहते, हमें ज़रूरत भी नहीं है छुपाने की। 9 मई जो है वो भी रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि किसने किया था। न किसी कमेटी की ज़रूरत है, न किसी कमीशन की ज़रूरत है, न किसी तहकीकात की ज़रूरत है। अगर आप उस तरफ जाते हैं तो 9 मई के हवाले से बच्चा बच्चा जानता है कि कौन लोग निकले थे, क्यों निकले थे, उनके चेहरे भी जाने पहचाने हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं, उनको सज़ाएँ भी हो गई हैं। कमीशन बनेगा तो क्या कर लेगा? दूसरी बात यह है कि जो 26 नवंबर को यहाँ पे हुआ या 24 नवंबर को हुआ, वो भी पता है कि कौन अल जिहाद के नारे लगा के निकला था, कौन गोलेले लेके आया था, कौन असला लेके आया। इस पे क्या तहकीकात आपने करनी है? तो मामला ये है कि तो वो जब एक चीज़ को जो मुसल्लमा है, आप कह रहे हैं कि कानूनी मामला है, वो कानूनी कदगन तो नहीं है ना। जुडिशल कमीशन तो फिर भी बन सकता है फैक्ट फाइंडिंग, और वो बन जाता। और अगर आप कह रहे हैं कि फैक्ट्स आपके हक में जाते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, तो साबित हो जाता। शहजाद भाई मैं ये कह रहा हूँ कि वो बैठते ना 28 को आके। हमने तो 28 की मॉर्निंग में भी अपनी 7 जमातों की मीटिंग की थी और तय किया था कि किसी चीज़ को आप बिल्कुल रेड लाइन ना बनाएं, उनके साथ बैठे, उनकी बात सुने, उसके मुताबिक कांट छांट जितनी हो सकती है करें। बैठते ना, हो सकता है हम कमीशन दे देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, बैठे ही नहीं है, क्यों नहीं बैठे? ये सवाल तो ये बड़ा वैलिड आपका पॉइंट है। दूसरी बात नहीं, ये वैलिड नहीं है। इसके अलावा भी एक वैलिड पॉइंट है। उन्होंने हमसे 3 मीटिंग्स की हैं, तीसरी मीटिंग फाइनल मीटिंग थी। तीसरी मीटिंग में वो कह देते कि अगर चौथी से पहले आप
कमीशन का ऐलान नहीं करते तो हम चौथी में नहीं आएंगे। ये फार्मल मौक़िफ़ हमें दे देते, हम एलामिया में भी लिख देते। आप यकीन जानिए, मैं पूरी दयानत के साथ कह रहा हूँ, किसी ने ये नहीं कहा कमेटी के अंदर कि जी आप कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम फाइनल मीटिंग में नहीं आएंगे। ये मौक़िफ़ बार घड़ा गया है, बार ही इसकी तशहीर हुई है और बार ही इसी के मुताबिक काम भी हो गया। मैं कहते ये पॉइंट आपका वैलिड है, क्योंकि टाइम फ्रेम 31 जनवरी का उन्होंने खुद डिसाइड किया था, एटलीस्ट उस तक जो है मुज़ाकरा जारी रहने चाहिए थे। लेकिन आपने एक शो पे ये भी इरफान सिद्दीकी साहब कहा कि उनके मुतालबात 2 नहीं थे, वो तो राइटिंग में थे। उनके कोई तकरीबन 15 मुतालबात थे, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद की रिहाई जो है वो भी एक मुतालबा था, लेकिन वो राइटिंग में तो नहीं दिया उन्होंने। आप तो कह रहे थे जो राइटिंग में देंगे वही माना जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। राइटिंग के अंदर ये मामला नहीं था। उन्होंने गुफ्तगू में ज़रूर 5 नाम लिए थे या 6 नाम लिए थे, लेकिन राइटिंग के अंदर किसी का नाम भी नहीं था। और लेकिन ये ज़रूर था कि इन कैदियों को रिहा किया जाए, जिनको वो सियासी कैदी सबको समझते हैं। ये रिहाई का मुतालबा था। ज़मानतों के हवाले से उनका था कि उनकी फैसिलिटेशन की जाए। उसके बाद ये 2 बड़े मुतालबात थे और एक मुतालबे के साथ 7 मुतालबात नत्थी थे, दूसरे के साथ 8 थे। तो 15 मुतालबात ये थे और 2 बड़े 17 टोटल थे। लेकिन हमने किसी एक पे भी हमने ये नहीं कहा कि यार ये नहीं हो सकता। हमने कहा कि हम बिल्कुल उनको बड़ी हद तक एक रिलीफ देने के लिए इस माइंड के साथ, देखिए PMLN सिर्फ वहाँ नहीं थी, वहाँ पीपल्स पार्टी भी थी, वहाँ MQM भी थी, और एक राय उनके मुतालबात के हक़ में बड़ी तवाना राय मौजूद थी और हम कंसेंसस के साथ पहुँचे थे कि हम क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते। मैं ये बात आपके प्रोग्राम में बड़े दो टोक और वाज़े लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि PTI ने 28 तारीख के इजलास का बाइकाट करके अपना उतना बड़ा नुकसान कर लिया है कि शायद उसकी तलाफ़ी देर तक नहीं होगी। और वो चीज़ जो उन्हें मिल रही थी या हम देने के लिए तैयार थे, उस चीज़ के हुसूल के लिए उन्हें दायरों में गर्दश करते हुए फिर एक दिन आना पड़ेगा और पता नहीं कितने साल लगेंगे। दावा तो अब वो ये कर रहे हैं कि हम तमाम ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाएंगे, आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। बल्कि आज जुनैद अकबर, जिनको अभी सदारत मिली है खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो पूरा प्लान बता रहे थे कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो शाहराह रेशम कब बंद करनी है, अटक पुल जो है कब बंद करना है, जो स्वाबी इंटरचेंज है मोटरवे का वो कब बंद करना है। वो तो सारी सड़कें बंद करने का प्लान कर रहे हैं इस वक्त आपकी हुकूमत के खिलाफ। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ कि वो मुज़ाकरात में गलती से आ गए थे। वो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है नहीं, उनके खेल का मैदान नहीं है। उन्होंने 2-3 मुलाकातों के बाद देखा कि यार हम कहाँ निकल आए हैं, तो वो अपने असल एरिना में वापस चले गए हैं, जो उनकी स्पेशलाइजेशन का एरिया है। रास्ते रोकना, हमले करना, धरने देना, कीलों वाले डंडे लेके आना, पेट्रोल बम लेके आना। दे हैव गॉन बैक टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो वो करें। ज़ाहिर है कि रियासत भी मौजूद है, रियासत दिफा करेगी अपना, अपने शहरियों का दिफा करेगी, अपने वकार का दिफा करेगी, वो हमले करें। सही है। तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है, बल्कि आप कह रहे हैं कि उनकी ना एक्सपर्टीज़ है बैठ के बात करना, कंसल्टेशन करना, गैर सियासी हैं, गैर जमहूरी हैं, लेकिन ये एक्सपर्टीज़ आपकी जमात और आपकी हुकूमत के पास है। लेकिन शायद इस वक्त आप देख नहीं सकते, मैं भी जब ये शो कर रहा हूँ, मैंने भी एक काली पट्टी बांधी हुई है एहतजाजन, और आज मुल्क भर में साफियों ने स्याह दिन मनाया है, क्योंकि पीका कानून जिस तरीके से पास किया गया और उसमें जो नुकात हैं, दोनों पे साफियों का एतराज़ है। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपने कई मरतबा कहा बैठें बात करें, साफी तो आपके साथ बैठने के लिए तैयार थे। कानून जब नेशनल असेंबली में गया उससे पहले भी, उसके बाद भी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था सेनेट में जाएंगे तो तरमीम हो जाएगी, लेकिन किसी मौके पे आप लोगों ने बैठ के सैर हासिल गुफ्तगू नहीं की। इतनी जल्दबाजी क्यों थी? आप कहते हैं तहरीक इंसाफ को जल्दबाजी है, उनके DNA में बैठना नहीं है। आप लोगों को क्या जल्दबाजी थी कि 4-5 दिन के अंदर कौमी असेंबली से पास हो गया, सेनेट से पास हो गया, सदर पाकिस्तान ने भी पास कर दिया? देखिए शहजाद, एक मीटिंग में आप भी थे और मैं भी था, जहाँ ये बात हुई थी और बड़ी तफसील से हुई थी, और फिर आप हमारी कमेटी में भी तशरीफ़ लाए थे और वहाँ भी आपने देखा है कि माहौल क्या था। और मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा कि ये हमारे साफ़ी दोस्त आए हैं, इनका नुक्ता नज़र भी सुन लें। बिल्कुल, आपकी दावत पर हम कमेटी में आए थे और आपने ही मौका दिया था वहाँ बात करने का। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। जी जी, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो बात आप कह रहे हैं कि मुशावरत होनी चाहिए थी, राय लेनी चाहिए थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को देखना चाहिए था, जहाँ जहाँ वो समझते हैं कि ये तजावुज़ हो सकता है
उसे ठीक करना चाहिए था। मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ इस मामले में कि ये, और फिर दूसरी बात जो आप कहते हैं कि जल्दबाजी हुई, बिल्कुल हुई है, वो भी नहीं होनी चाहिए थी। जो कानून आपकी मुशावरत के साथ अच्छे तरीके से बन सकता था वो मुतनाज़ हो गया। इससे हुकूमत को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आप लोग भी सड़कों पे हैं। तो मैं इस हद तक तो आपके साथ हूँ, लेकिन इससे आगे जो बात आती है कि क्या इसका इतलाक आप पे होना है, इसके बाद हम उसके मेरिट्स पे मेरे ख्याल से आप बात करना चाह रहे हैं। मुझे आप बताइए कि हुकूमत का ये कहना कि जल्दबाजी में हुआ, मुशावरत नहीं हुई, ये कहना दुरुस्त नहीं लगता, बिकॉज ऑब्वियसली आप भी हुकूमती जमात का हिस्सा ही हैं, सेनेटर हैं आप। क्यों हुआ यही तो जानना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं पीटीआई में पेशेंस नहीं है, वो दोबारा देखे चले गए अपने एहतजाज के ऊपर जो उनकी एक्सपर्टीज थी। आप तो एक्सपर्ट है ना बातचीत करने के, पीटीआई को आप ब्लेम कर रहे हैं, तो हमारे साथ बैठने में मसला क्या था? नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये बात अब भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं हो सकती, होनी चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है ना मैं वजारत दाखिला का हिस्सा हूँ, ना मैं आपसे मतलब आपकी हुकूमत है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो तो जाहिर सी बात है रेलेवेंट है। नहीं, मैं गुजारिश कर लूँ ना, इतनी बात तो आप समझते हैं ना कि वजारत दाखिला क्या चीज़ है और वजारत इत्तलात क्या चीज़ है और इरफान सिद्दीकी कहाँ बैठा हुआ है, ये बात तो आपको मालूम है। जहाँ तक मेरी ज़ाती राय है, मैंने हमेशा आपके हक़ में, आपके हक़ में नहीं, आपका जो एक मुनसिफाना मौक़िफ़ है उसके हक़ में आवाज़ उठाइए। मैं आज भी कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए थी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि आपसे मशवरा लिया जाना चाहिए था, और ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि इसकी इस्लाह ना हो सके। लेकिन जब आप इस मामले को उठा के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से मिलाते हैं ना, तो उससे मुझे इख्तलाफ है। ये एक हुकूमत है, मैं सिर्फ रवैयों की बात कर रहा हूं। नहीं इरफान साहब, रवैया तो बराबर है। जैसे आप पीटीआई के रवैये को कॉल आउट कर रहे हैं कि उनको जल्दबाजी थी और वो छोड़ के चले गए, इसी तरह वो जल्दबाजी आपके रवैये में भी दिखाई दी गई है। जी, एक कानून साजी हुई, उस कानून साजी में जल्दबाजी की गई और हुकूमत ने की, ठीक है, मान लिया। हुकूमत का एक कानून साजी जो उसका इख्तियार है, उसमें तेज़ रफ्तारी करना या आहिस्ता रवी करना, इस पर आप नुक्ता आफरीनी कर सकते हैं। लेकिन एक जमात जो मुज़ाकरात के लिए अपनी कमेटी बनाती है, फिर वो स्पीकर के पास जाती है, मन्नत समाजत करती है कि वज़ीर आज़म से कहो कमेटी बनाए, वज़ीर आज़म कमेटी बनाता है, मुज़ाकरात शुरू होते हैं, अधूरा छोड़ के क्यों गई है? ये सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए ना। देखिए, 2-3 गलत बयानियां जो हुकूमत की तरफ से की गई है, वो मुख्तलिफ अरकान जो हुकूमत के हैं या ओहदेदार हैं। पहले आप अभी जो जैसे आपने एक्सेप्ट किया, अता तारा साहब ने भी कहा था कि बिल्कुल मुशावरत होनी चाहिए थी कौमी असम्बली से जब ये कानून पास हुआ उससे पहले, और फिर कहा मौका दिया जाएगा, उस मौके का भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुनी अनसुनी कर दिया आप लोगों ने। आज अता तारा ने फिर कहा है कि सिर्फ ये हमें कहा जा रहा है कि हम इस कानून के खिलाफ हैं, कोई बता नहीं रहा इस कानून में नुक्स क्या है, मसाइल क्या है। ये देखें, ये गलत बात है, क्योंकि पीबीए हो, पीएफयूजे हो, हमारी एंकर्स एसोसिएशन हो, सब ने आपके साथ आपके सामने बैठ के बताएं कि ये हमें प्रॉब्लमेटिक चीजें लगती हैं, और रिकमेंडेशन भी हमने आपको बताई है, बाकायदा आपसे बात की है इस पर। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि हम तो बस ऐसे ही इशू बना रहे हैं और बता ही नहीं रहे कि कौन से नुकात प्रॉब्लमेटिक है? देखिए शहजाद, मैं बिल्कुल फेयर होकर बात करना चाहता हूँ इस सिलसिले में। मैंने कमेटी में भी कहा था, जब आप बैठे हुए थे, आपके और भी कुछ सीनियर रफ़का बैठे हुए थे, एक चीज़ होती है ज़ुबानी या तहरीरी तौर पे ये लिख देना जी कि ये काला कानून है, या इससे सहाफ़ियों के हकूक़ गस्ब होंगे, या हम इसके ख़िलाफ़ हैं, या एक ये तहरीर है जो आपकी तरफ से दी गई और उसमें आपकी जो बड़ी तंजीमें हैं वो भी उसमें शामिल थी। दूसरी चीज़ होती है एक कानून का शिकवार तजिया करना और उसमें तरमीम तजवीज़ करना कि ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए, ये शिक ए बी सी के अंदर आप ये लफ्ज़ निकाल दें, ये एक्सरसाइज आपकी तरफ से नहीं हुई। आपको मान लेना चाहिए नहीं। इसी स्टेज पे आपने बात सुन लें, फाइनली जब हमारी मीटिंग हुई है स्टैंडिंग कमेटी की, उसमें भी एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट तो आपकी ज़रूर आई है। स्पेसिफिकली उस लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स, जो मैंने सवाल भी आपसे किया था, वो नहीं लाए। वो सिर्फ लाए थे कामरान मुर्तज़ा एक तो चीज, वो भी डिस्कस नहीं हुई, मैं मानता हूँ। जी जी, लेकिन यही कहना चाहता से इसमें दो चीजें। एक तो एंकर्स एसोसिएशन ने तो बाकायदा रिकमेंडेशन पॉइंट बाय पॉइंट दी थी, दूसरी तंजीमों ने इसलिए नहीं दी बिकॉज वो ये नहीं चाहते थे सिर्फ एक पेपर पे लिखने को आप कह दें कि कंसल्टेशन हुई है। कंसल्टेशन वुड मीन कि प्रॉपर बातचीत हो, इसलिए वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि लिख के दे देंगे, आप कहेंगे देखें हमने आपकी राय जो है वो शामिल कर ली। फिर कामरान मुर्तज़ा की आप खुद मिसाल दे रहे हैं, वो तो सेनेटर हैं, वो तो लेकर आए अमेंडमेंट, उस पर भी आप लोगों ने गौर नहीं किया। ये
शहजाद, आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल भी इत्तफाक नहीं है कि आप स्पेसिफ़िकली एक एक शिक लिख के देते तो हम कहते जी कि मुशावरत कर ली। आप कह सकते थे जी हमने ये लिख के दिया, इस कानून में ये बताया, इस शिक में ये सुकम बताया, जो एंकर्स एसोसिएशन उन्होंने तो दिया ऑन रिकॉर्ड है। आपके पास एक दलील आती, आपके पास एक दलील आती, आपने ये काम नहीं किया ना, मान लेना कि आपने ये काम नहीं किया। अभी किया है, बिल्कुल किया है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है पेपर हमारा। तो नहीं, ये इस पे मेरा इख्तलाफ है। मेरे पास आपके दोनों कागज़ पड़े हुए हैं, उनमें कहीं आपने स्पेसिफिकली शिकवार तजिया नहीं किया उसका। अब भी जब आप बैठेंगे ना मुज़ाकरात के लिए तो आपको वही काम करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। आपको खैर ज़बानी भी अरेस्ट के जो पावर्स हैं उस पर भी बात हुई, जो वेग किस्म की डेफिनेशन है एस्पर्शंस करके आपने उसमें पार्लियामेंटेरियंस को भी डाल दिया है, उस पर भी बात हुई है। तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, चाहे वो काउंसिल की हो, चाहे वो अथॉरिटी की हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल की हो, उस पर भी एतराज सामने, सारी बातें हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेशन नहीं दी है। देखें, जब बात होती है ना तो वो बात ही होती है, वो बात ही रहती है और वो एक मुकालमा ही रहता है, वो एक डायलॉग भी रहता है। अब पार्लियामेंट में हम बैठे हुए हैं, एक लीडर उठ के या एक पार्लियामेंटेरियन उठ के चाहे कितनी ही मुदल्लल तकरीर कर रहे, उसका ज़ीरो इफ़ेक्ट होगा अनलेस वो एक रिटर्न अमेंडमेंट नहीं देता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप अमेंडमेंट्स तजवीज़ क्यों नहीं कर देते, आप कर दें, ताकि मैं लेके जाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के पास लेके जाता हूँ कि सर ये चीज़ आई है, हमें इसको कंसिडर करना चाहिए। आपके यहाँ से अभी तक तो ये चीज़ नहीं आई है और मैं बार बार कह रहा हूँ। टाइम फ्रेम तो नहीं था ना उस दिन, आप सेनेट की कमेटी का इजलास था, एक और इजलास हो सकता था, अगले दिन फिर हो सकता था, ऐसी क्या कबात थी? मतलब आप खुद कह रहे हैं कि होनी चाहिए थी कंसल्टेशन, तो टाइम ले लेते, इतनी मजबूरी क्या थी आपकी, ये मैं पूछ रहा हूं। शहजाद बिल्कुल, इस पे तो मैं अपनी राय दे चुका हूँ, इस पे बार बार आप कहेंगे तो मैं वही राय दूंगा कि मैं आपसे एग्री करता हूँ। टाइम मिलना चाहिए था, जल्दबाजी भी नहीं होनी चाहिए थी, आपसे कंसल्टेशन होनी चाहिए थी। मैंने खुद ये जो पेमरा का मौजूदा कानून है या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये मेरा बनाया हुआ है और मैंने कोई 6 महीना आप लोगों के साथ मिलकर काम किया था। आपने ये तो एक्सेप्ट किया है कि होनी चाहिए थी कंसल्टेशन। मैं एग्री। एक और मामले बात करना चाह रहा था, क्योंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया है, जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स हैं लाहौर और इस्लामाबाद की, उनके चीफ जस्टिस को भी खत लिखा, और ये सदर पाकिस्तान को भी खत दिया गया है कि इस वक्त अफवाहें हैं, और अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हो या इस्लामाबाद बार काउंसिल हो, वो भी अपना इस पे एक प्रेस रिलीज जारी कर चुके हैं, और इस पे वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लेकर आएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि उनमें से किसी को चीफ जस्टिस बनाया जाए। और इस पे इल्जाम ये लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कोर्ट पैकिंग करना चाहती है, क्योंकि जुडिशल कमीशन में अब जो हुकूमती तादाद है या जो पार्लियामेंटेरियंस की तादाद है वो जजेस से ज्यादा हो गई है। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है, हालिया जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनमें से 90% जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन के रिकमेंडीज़ नहीं आए हैं, ख़ुद जजेस के या दूसरे लोगों के रिकमेंडीज़ आए हैं। लिहाजा हमारी रिकमेंडेशंस तो उस कमीशन में जिसका नाम आप ले रहे हैं कि हमारी अक्सरियत है, हमारी रिकमेंडेशन पे काम नहीं हो रहा, ना वो कारगर साबित हो रही हैं। उनके उलट जो है वो काम हो रहा है। ठीक है, जिसकी अक्सरियत होगी वो आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो ख़त की बात आप कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये अगर चीफ़ जस्टिस साहब को एड्रेस किया गया है या सदर पाकिस्तान को एड्रेस किया गया है, तो मेरी तो पोजीशन नहीं है कि मैं इस पे अपने कोई कमेंट्स दूं या वो जवाब दूं जो सदर साहब को देना है या चीफ़ जस्टिस को देना है। वो यकीनन इसको देखेंगे और इसको आइन कानून के मुताबिक उसका जवाब देंगे। नहीं, लेकिन नीयत क्या है? देखिए, एक तो मैं आपने जो बात की फैक्चुअली उसको चैलेंज कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट्स, क्योंकि जब सिंध हाई कोर्ट में 12 जजेस तैनात हुए हैं, वहाँ पे भी ये कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है उनके जो नॉमिनीज थे उनमें से 9 तो तकरीबन वो लगाए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से भी लीगल एक्सपर्ट्स की यही राय है, बल्कि मंसूर अली शाह साहब ने तो कहा भी था कि जिसको हम नॉमिनेट करते हैं उसको तो सिर्फ 1 वोट पड़ता है। तो ये बात आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, इस पर लीगल जो ओपिनियन है वो इससे मुख्तलिफ ही है। लेकिन अब ये अगर किया जाएगा तो इसको तो इसी तनाजुर में लिया जाएगा ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जजेस मौजूद हैं, सीनियर जजेस हैं, और आप लोग खुद कह रहे हैं कि टॉप 3 में से किसी एक को बनना चाहिए, फिर दूसरे हाई कोर्ट से इंपोर्ट करके क्यों ये करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये एक्सपर्टीज़ का एरिया नहीं है कि मैं इस पर कमेंट करूं। मैंने कहा कि एक शिकायत है या एक ऑब्जर्वेशन है या एक तासुर है जो जज साहिबान ने दिया है और उन्होंने एड्रेस किया है अपने चीफ जस्टिस को और सदर पाकिस्तान को। तो मेरा ख्याल है कि वहीं से उनको जवाब मिलेगा, क्या ऐसा करना कानून में इसकी इजाज़त है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है। उनको मुदल्लल जवाब मिल जाएगा और मेरा ख्याल है वो मुतमईन हो जाएंगे। मेरे जवाब से तो मुतमईन भी नहीं होंगे वो।
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में जजेस की तकर्री और आईनी बेंच की तश्कील में हुकूमती अरकान को अददी अक्सरियत हासिल हो चुकी है और 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में जजेस की तादाद बढ़ाने का कानून भी पास किया था, जिसके बाद से हुकूमत पर नए जजेस की तकर्री और आईनी बेंचेस के क्याम को लेकर कोर्ट पैकिंग के इल्जामात लग रहे हैं। और अहम बात यह कि इस बारे में पिछले एक हफ्ते से यह कियासराइयां जारी थी कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज का तबादला करके उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना सकती है। और इन्हीं इतलात पर इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कल अपने मुश्तरका एलामिये में ऐसे किसी भी इकदामात की मुखालफत की थी, जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने भी इन इतलात पर खत लिख दिया है और खत में किसी कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज लाने और उसे चीफ जस्टिस बनाने की मुखालफत कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस में से 5 जजेस के दस्तखत इस खत पर मौजूद हैं, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस खत पर दस्तखत नहीं किए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे गए खत में जजेस ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि यह खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा जा रहा है। जजेस ने इस खत में लिखा है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। खत में मजीद लिखा है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है और दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी जरूरी है। खत में जजेस ने इस बात पर जोर देते हुए लिखा है कि सदर मुमलिकत को जजेस के ट्रांसफर की एडवाइस ना दी जाए। खत के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में कानून साजों ने मुस्तकिल तबादले की इजाजत नहीं दी। जजेस के तबादले से मुतल्लिक आर्टिकल 200 में कोई तब्दीली नहीं की गई, इसलिए ट्रांसफर होने वाले जज को आइन के आर्टिकल 194 के तहत नया हल्फ उठाना होगा। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी का तयन उसी तारीख से किया जाएगा जिस दिन वो हल्फ उठाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाया गया तो यह आइन के साथ फ्रॉड होगा। नए आर्टिकल 175A के तहत हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का तकर्रुर इस हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस से होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है? खत में मजीद लिखा है कि चीफ जस्टिस बनाने के लिए जजेस के ऐसे तबादलों की इजाजत दी गई तो यह आइन और अदलिया की आज़ादी के लिए तबाकुन होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली असामियों को तबादले का जवाज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस की सीटें हैं और सिर्फ 35 जजेस काम कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 जजेस की सीटें हैं और 10 जजेस काम कर रहे हैं। अहम बात यह कि इस हवाले से सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने कल अपनी खबर में बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तकर्रुरी के बाद लाहौर हाई कोर्ट से 1 या 2 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस डोगर लाहौर हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में 15वें नंबर पर मौजूद हैं और अगर उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है तो वो यहाँ सीनियर मोस्ट होंगे, क्योंकि जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से 6 माह सीनियर हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ऐसा होता है या नहीं। इसके अलावा आज वजीर कानून आजम नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी से उनके चेंबर में मुलाकात की खबर सामने आई थी, जिसमें ज़राए के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मौजूद थे और इस मुलाकात में जुडिशल कमीशन के कल के इजलास के बारे में तबादला ख्याल किया गया था। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक। वेलकम बैक। और अब इस मामले पर मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक ने। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब से 26वीं मुतनाज़ा तरमीम पास हुई है उसके बाद मुख्तलिफ तनाज़ात सामने आ रहे हैं। एक तनाज़ा तो यह है कि कौन सा केस आईनी बेंच सुनेगा, कौन सा रेगुलर बेंच सुनेगा। फिर एक कोर्ट पैकिंग के हवाले से भी इल्जाम लग रहे हैं, क्योंकि अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमती अरकान की अक्सरियत है, तो कहा जा रहा है कि जो उनके प्रेफर्ड या नॉमिनेटेड जजेस हैं वो हाई कोर्ट्स में तैनात हो रहे हैं। लेकिन अब ये जो एक और मामला सामने आया है, जिसमें ये पिछले एक हफ्ते से स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद लाहौर हाई कोर्ट से किसी जज को ट्रांसफर किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि वो टॉप 3 सीनियरिटी में आ जाए और फिर उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया जाएगा। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत सामने आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि दूसरी हाई कोर्ट से जज मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना उनको चीफ जस्टिस बनाना चाहिए, बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप 3 जजेस हैं उनमें से ही किसी को चीफ जस्टिस मुकर्रर होना चाहिए। यानी एक और मामला जो है इस वक्त खुल गया है हमारे सामने। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम देखें तो जो कोर्ट पैकिंग की बात हो रही है उसमें कुछ हकीकत तो है,
चाहे वो सिंध हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट देखें, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जजेस की अपॉइंटमेंट देखें, एग्जेक्टिव का जो कंट्रोल है वो ज़्यादा है। जुडिशल कमीशन में असर इतना है कि वो अपने मर्ज़ी के जज लगा सकते हैं। जजेस में अगर एक जज भी हुकूमत के साथ है तो वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अपने जज अपॉइंट कर सकें। माजी में चीफ जस्टिस साहबान पे ये इल्ज़ाम लगता था कि जी वो अपने हमख्याल जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं, हाई कोर्ट में अपॉइंट करते हैं। अब यही बात हो रही है कि हुकूमत अपने हमख्याल जजेस, चाहे वो आइनी बेंच का सरबराह हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट में हो, तो हुकूमत ने अपना हमख्याल जज चुना है। और जो आइनी बेंच में चुने हैं उन्होंने सिलेक्शन जो की है उसमें भी उन्होंने ये मद्देनज़र रखा है कि हमख्याल हों। अब जो जज अपॉइंट हो रहे हैं उसमें भी यही सूरत हाल है कि हमख्याल जजेस की अपॉइंटमेंट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसला ये आ रहा है कि आमिर फारूक साहब को जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट बज़ाहिर लग रहा है कि उनकी एलिवेशन होनी है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उसके बाद 3 ही सीनियर मोस्ट हैं वो बज़ाहिर हुकूमत के हमख्याल नहीं है। हालांकि उनमें देखें जैसे मियाँ गुल हसन, उन्होंने ना इस ख़त में साइन किया, ना उससे पहले जो 6 जजेस ने ख़त लिखा उसमें भी साइन किया। लेकिन मियाँ गुल हसन साहब के जो फैसले हैं उसमें बज़ाहिर ये लग रहा है कि इमरान खान को रिलीफ मिले हैं। साइफर केस हो गो कि उसमें आमिर फारूक साहब भी थे, कोटल दी। इसके अलावा ये केस अभी तोशाखाना 2 में भी उन्होंने ऐसी चीज़ ऑब्जर्वेशन रिटर्न दी है जिससे इमरान खान को फ़ायदा होगा। खैर माजी में उन्होंने ऐसे फैसले भी किए जो शरीफ फैमिली को भी फ़ायदा होगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि एग्जेक्टिव ऐसा जज भी नहीं चाहती जो ज़्यादा ही यानी इंडिपेंडेंट फैसले करे। तो अब एग्जेक्टिव की ये है कि वो मियाँ गुल हसन साहब से भी अनकंफर्टेबल है। मतलब वो नहीं चाहते कि कोई ऐसे जजेस हो जो कि अपने इंडिपेंडेंट फैसले करें। लेकिन मुझे बताइएगा कि ये जो अब मामला है कि लाहौर हाई कोर्ट से कहा जा रहा है, और जिन जस्टिस साहब का नाम आ रहा था, रिपोर्ट हुआ है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब को जो है वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में मुंतकिल किया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि वहां पे 15वें नंबर पर है। लेकिन क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट पहले हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से, तो वो यहाँ आके टॉप 3 में आ जाएंगे और फिर उनका चांस बढ़ जाएगा। इस पर जो खत आया आज, वो तो ये कह रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं कि अगर कोई ट्रांसफर होता है टू अनदर हाई कोर्ट तो फिर वो दोबारा ओथ लेंगे जज साहब आर्टिकल 194 के तहत, और वो सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, वो जूनियर मोस्ट होंगे उस अदालत में जज। देखिए जी, ये अब उन्होंने 7 वजूहात 5 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बताई हैं और उन्होंने कहा जी हलफ लेना होगा, सीनियरिटी वो नहीं होगी। इसके अलावा भी ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की वायलेशन है। लेकिन असल चीज़ है कि क्या जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो क्या रजामंद हो गई हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 25 सीटें खाली हैं। वो क्यों एक जज अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज रही हैं हुकूमत की ख्वाहिश पे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, क्या उनको चाहिए कि वो इस किस्म के जज के लिए अपनी कंसेंट दे दें कि अपने जाने से पहले हुकूमत की जो कोर्ट पैकिंग करना चाह रही है उसमें वो अपनी फैसिलिटेशन दे? और उससे ज़्यादा जो बड़ा इम्तिहान है और जो बड़ा सवाल उठ रहा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी पे है कि वो आइन इदारे के सरबराह हैं। उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इन चीज़ों को देखें। ये जो वजूहात हैं इसमें उनकी तरफ से वज़न है इनमें, लेकिन जब अगर ये तीनों चीफ जस्टिस जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज आ जाते हैं तो ये फिर अपॉइंटमेंट चैलेंज होगी। इस खत का ज़्यादा असर यही है कि तो हमें नहीं पता है कि जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, जैसे लाहौर की आपने बात की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का इस पर क्या नुक्ता नजर है। लेकिन आज इस खत में लिखा हुआ है कि अल जिहाद केस जो है उसके मुताबिक एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होना जरूरी है जिसमें वजूहात बयान करनी पड़ेंगी सदर मुमलिकत को टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर चीफ जस्टिस के क्यों वो ये करना चाह रहे हैं। तो अगर रीजनेबल ग्राउंड होगा तभी ये मुमकिन होगा। देखिए जी, ये 5 जजेस की कंटेंशन है, उनका ये बात है। लेकिन अगर जस्टिस याहिया अफरीदी क्या समझते हैं ये अब हमें नहीं मालूम। अब इसी तरह जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आमिर फारूक, उनसे भी सवाल उठता है कि वो अपने जाने से 8-10 दिन पहले रजामंदी क्यों दे रहे हैं, और उन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सवालात पीटीआई ने उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेंट फाइल की हुई है। तो ये मामला जो है ये इतना आसान नहीं, लेकिन इस वक्त एग्जीक्यूटिव का पूरा कंट्रोल है। इसमें जो कानून है हसनात, ऐसा लगता है कि फाइनल कॉल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी। अगर जस्टिस याहिया आफरीदी मुतमईन नहीं होते और वो कहते हैं कि ये ट्रांसफर नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए,
शायद कुछ नुकात जो इस खत में लिखे हुए हैं जजेस की जानिब से, उन पर वो कहते हैं कि उस वजह से नहीं होना चाहिए, तो फिर ये ट्रांसफर रुक जाएगी, यानी कि फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए जी, उस पे भी जो हुकूमती वकला हैं वो कहते हैं कि उनका सरमोनियल एक है मामला, वो नहीं, असल जो है वो है कि वो जज साहब खुद रजामंद हैं और जो दो चीफ जस्टिस साहबान हैं उनका असल रोल है। तो ये बात की जा रही है। अब सारा मामला ये है कि क्या वो आएंगे। इस हवाले से ये भी इतलात आ रही हैं कि नून लीग के लीगल विंग भी नहीं चाहती कि वो जज साहब जो है वो आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो हुकूमत के अंदर भी एक तकसीम है कि क्या उन जज साहब को जाना चाहिए या किसी और को जाना चाहिए। तो इस वजह से मे भी मामला रुक जाए। अगर हुकूमत जो है वो बिल्कुल उसने ठान लिया है कि हम लाएंगे उन्हीं को, तो और उनके साथ दो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, तो याहिया अफरीदी साहब का जो मिजाज है, पहले तो उन्होंने कभी इस पे पोजीशन नहीं ली, अगर वो लेते हैं तो फिर क्या उससे होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उनको नाराज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।